आइए स्टार्ट करते हैं अगला जो अध्याय हम लोग का डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। हम लोग समझते हैं पिछले क्लास में समझे थे कि संक्रमण तत्व, यही ना समझे थे, संक्रमण तत्व क्या होता है। क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? नहीं होते हैं। क्या जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं? गलत बात है भैया, होता है। तुम बोली नहीं तब बोले गलत। जितने भी संक्रमण तत्व है वो कौन ब्लॉक का तत्व है? तो वही तो पूछे थे। नहीं, उल्टा नहीं किए थे। जो जितने भी संक्रमण तत्व हैं क्या वो डी ब्लॉक के तत्व हैं? जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो तकनी ना किया बोला, यही तो पूछे थे। बस देखो ये बात होता हम लोग के साथ भी होता है कि एक ही क्वेश्चन को जब 2 बार बोलते हैं तो एक बार तुम नहीं सुन पाता, दूसरी बार ध्यान से सुन लेता है, तो यही होता है। तो पिछले क्लास में एगो क्वेश्चन बताए थे कि संक्रमण तत्व क्या है, किसे कहते हैं? खाली गप कर रहा छी। शांति से बैठो, नहीं तो सुनो चुपचाप, नहीं तो भागो एजा से, गप नहीं करना है। देखो हम लोग समझे कि संक्रमण तत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो बताओ। तेरे बंद करके बोले के पुरखा पति के पूरा खजाना खोल के रखना चाहिए। कल कहाँ था? हाँ? ये बताएगी? नहीं पता, याद की है? हाँ, कर लेंगे, मैं भूल गई, 24 घंटा भूल गई। लपड़ देंगे तुम दे? कल से 5 बजे घर में किया, परसुए बताए हैं ये बात, कल ना। फोटो सब फोटो सब मत खींचा करो। फोटो मोबाइल में सड़ जाएगा, हम कह रहे हैं ना, मोबाइल में सड़ जाएगा फोटो सब। देखो खींच सकता है लेकिन घर पे जाकर लिखेगा तब नहीं, लिखता नहीं है, ये दिक्कत है। कहते स्क्रीनशॉट हमारे टैब में चल रहा है, सड़ते रह जाएगा। वो कॉपी में लिख लेगा तो थोड़ा सा दिमाग में अटकेगा, समझा? ले ला से। आइए समझते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व। आइए यार, समझ गए हैं ये। तो कौन सब ऐसा है डी ब्लॉक में हम लोग सब, हल्ला नहीं करो यार। डी ब्लॉक में हम लोग जाने थे जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें से सभी संक्रमण तत्व हैं। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन सुनेगी कहाँ, ध्यान कहाँ है? डी ब्लॉक का तत्व जितने भी है वो संक्रमण तत्व हैं। देख ले, अभी यहाँ बताए कि नहीं है। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं सब संक्रमण तत्व नहीं है। कुछ नहीं है, कौन नहीं है बताओ? ले 3-4 गो है, ये है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक, वो नहीं लिखेंगे, ये तीनों है एक्चुअल में है, उसके विषय में बहुत कम बोला जाता है। कहता है ए जी, ठीक है। तो संक्रमण तत्व ये सब नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग एक लाइन और बना सकते हैं कि जितने भी पी ब्लॉक के तत्व हैं सभी, जितने भी संक्रमण तत्व हैं सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। जितने भी संक्रमण तत्व हैं सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। जितने डी ब्लॉक में सभी संक्रमण तत्व हैं तो नहीं, कुछ नहीं है। जैसे ये क्यों नहीं है ये बताओ। संक्रमण तत्व होने के लिए कौन सा चीज जरूरी है? अगर कोई चाह रहा है कि संक्रमण तत्व होना है तो कौन सा चीज जरूरी है? दीदी बता।
कर्ची लेका होएगा। कौन सा चीज होना जरूरी है संक्रमण तत्व के लिए? परिभाषा याद करते हैं? परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। बस परिभाषा पूछे उसके लिए क्या शर्त जरूरी है संक्रमण तत्व होने के लिए? कि उसके डी कक्षा में, डी उपकोष में अपूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पूरा नहीं भरा होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। जैसे अगर ई डी कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा पूरा नहीं भरा होना चाहिए, अपूर्ण, कुछ खाली अयुग्मित होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये बात हम पहले बताए थे। नहीं, तुम कहाँ बोली थी? हाथ निकालो ना। खड़ा होंगे जोर से मारेंगे, प्यार से मार खा ले। अभी समझ में आया? आगे क्या बोलना है कि अगर डी उपकोष में अपूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन है तब जाके संक्रमण तत्व कहेंगे। जिसमें पूरा भर जाए इलेक्ट्रॉन उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। किसमें पूरा भर जाता है इलेक्ट्रॉन? एससी तो स्कैंडियम और टाइटेनियम में भर जाता है ना, यही ना बोलना चाहते हैं। लेकिन ये बात नहीं ना है, उसमें नहीं भरता, नहीं भरता है। जिसमें भर जाएगा उसको बोलेंगे संक्रमण तत्व नहीं है। तो किसमें भर जाता है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। हाँ, अभी तुमको नहीं मारे हैं ना, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, आगे मारेंगे आगे। तो इसका परिभाषा भी तुम कल लिख के आए थे, फिर भी अभी नहीं बता पाए। ये गाय घोड़ा है कि ये क्वेश्चन, यहाँ से एगो क्वेश्चन बना सकता है बिहार बोर्ड, अब बनाया भी है शायद, देखना तुम, कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। अभी हम बताए तुमको, एक्सप्लेन किए पूरा डिटेल में क्यों नहीं है। फिर से एक बार कर देते हैं कि डी उपकोष में अपूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होगा तब संक्रमण तत्व कहलाएगा। जबकि ये दोनों में, ये तीनों में जो डी उपकोष में है इलेक्ट्रॉन पूरा भरल है। अरे शर्त क्या था? अपूर्ण भरित होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पूरा भर गया, तो मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। समझ में आया अब क्यों नहीं है? ठीक। तो क्वेश्चन भी यही दिए थे हम पिछले क्लास के एसडब्ल्यू में, कि जिंक, कैडमियम और एचजी यानी कि मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी की सामान्य +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रमशः 3d10, 4d10, 5d10 विन्यास होता है। जिंक में 3d10, कैडमियम में 4d10, मरकरी में 5d10 विन्यास होता है। जब विन्यास हम लोग लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें अंत में देखते हैं कि डी कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया। संक्रमण तत्व होने का शर्त ये था कि भरना नहीं चाहिए, इसमें क्या हुआ? भर गया, मतलब कि संक्रमण तत्व नहीं है। समझे? तो इसमें डी उपकोष पूर्णता भरी हुई होती है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं होता है। सवाल का कॉन्सेप्ट ये है, समझ में आया? आया? समझ में नहीं आया भाई मानेंगे। यही बात यहाँ परिभाषा में लिखा है कि अगर हम जिंक, कैडमियम और सामान्य मरकरी को देखें सामान्य अवस्था में, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्रमशः ये 3d10 हो जाता है। इसका जो डी उपकोष में पूरा 10 का 10 भर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो परमाणु संख्या है, जिंक का 30 होता है। ठीक, हाँ, तो अंतिम वाला ये है, इसका ये है क्रमशः, मतलब जानती है क्रम के अनुसार ये दोनों का, तीनों का अंतिम कोष में पूरा D10 भरा हुआ है,
इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है। कब? जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था लेंगे तब। +2 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, उसके बाद इसके डी उपकोष में 10 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा। समझ में आया गधा? ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, क्या दा समझा दिए। अगला क्वेश्चन है Ag यानी कि सिल्वर के परमाणु, Ag यानी कि सिल्वर के परमाणु में डी उपकोष में पूर्ण भरी हुई 4010 होने के बावजूद भी Ag को संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है? अभी हम बताए शर्त में क्या बताए कि संक्रमण तत्व कौन कहलाएगा बताओ? जिसमें अपूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होगा डी उपकोष में। जो संक्रमण तत्व नहीं होगा उसमें पूर्ण भरित हो जाएगा। जो नहीं होगा उसके लिए क्या शर्त है? पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब Ag का हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद, तो तुम उसमें देखेगा कि 4d10 अंत में आ जाता है। जब इसका +2 ऑक्सीकरण संख्या होता है तब, समझ रहे हो? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं 10 आ गया, तब पर भी +2 रखने के बाद गधा, +2 रखने के बाद देखते हैं कि 4d10 यानी कि पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि इसको नहीं रहना चाहिए संक्रमण तत्व। नियम था, नियम क्या कहता था? जिसमें 10 आ जाएगा वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। लपड़ देंगे जोर से, जब ऑक्सीकरण अवस्था दूर रहेगा तब बता रहे हैं। मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन घट गया उसका है। हमने समझ लिया इसका। नहीं समझा ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाके समझो पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्वेश्चन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब ऑक्सीकरण अवस्था दूर रहेगा तो 4010 हो जाता है। या शायद क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुनाते हैं। सिल्वर के परमाणु में डी उपकोष में पूर्ण भरी हुई 4010 होने के बावजूद Ag को संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है? अच्छा, सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है? Ag कह दो देख के। 47। बड़ा गधा है। हाँ तो उसका लिखो, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाओ। लिख के दिखाओ ना। सही, दोनों का सही। मैं ज़्यादा होशियार वाला तरीका से बनाया है तो बुर्बक वाला तरीका से बनाया है। तुम लोग तो देख गया बीच में। Ag है न 47, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s 4p 3d 4d। इसके आगे क्या है? 6s। देखो सामान्य अवस्था में सिल्वर का 9 होता है, लेकिन जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या में 2 जुड़ जाता है कि घट जाता है तब कंटिन्यू हो जाता है, इसका हो जाता है। हाँ तो 2 गो इलेक्ट्रॉन हाँ देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है मतलब कि पाता है, जब देता है तो घटता है।
अरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत है समझने में। यहाँ कॉन्सेप्ट में कौन चीज कहता है कि आंसर देखो, सिल्वर के परमाणु में 4d10 विन्यास होता है, लेकिन 49 हम देखे होता है। लेकिन इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 49 विन्यास प्राप्त होता है। Ag की एक ऑक्सीकरण अवस्था में D उपकोष अपूर्ण होता है, इसलिए Ag का संक्रमण तत्व होता है। अरे इतना डाउनो कि Ag संक्रमण तत्व है, ठीक है, यही बात है। क्वेश्चन आंसर दोनों में यही है ना। वो छोड़ दो ना, क्वेश्चन क्या है कि Ag कौन चीज है, संक्रमण तत्व है, तो है रहने दो, और क्या कर सकते हैं। हाँ तो यही तो था। ये नहीं है क्वेश्चन में क्या है कि Ag परमाणु में किंची मतलब संक्रमण तत्व क्यों माना जाता है, बस माना जाता है, तुम समझ दो। नहीं समझा। हाँ तो वही है। हाँ, एस्केनेडियम संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों बताओ, बहुत बोल रहा था अभी। हाँ बताओ ना। बोले ये हमने पढ़ लिए खाली। हाँ ये क्वेश्चन ही है कि एस्केनेडियम संक्रमण तत्व है। कहने की इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते पूरा रूप से, नहीं अपूर्ण होते, खाली होते कुछ कोई में इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो संक्रमण तत्व चाहिए। वो अकराम की नाम बता के नाम कह के तो कि वहाँ भैंसुर छियो, नाम नहीं ले। हाँ की बता, चल ध्यान सुन, आवे जाए कुछ नहीं है। से एस्केनेडियम का विन्यास इतना होता है, इसलिए इसकी डी उपकोष अपूर्ण है, डी उपकोष अपूर्ण है। जबकि जिंक का विन्यास इतना होता है और जिंक +2 का 3d10 होता है, इसलिए एस्केनेडियम का संक्रमण तत्व, एस्केनेडियम संक्रमण तत्व है, जिंक नहीं है। समझ में आया? नहीं तुम ये नहीं बोली थी, तुम कहती कि इसलिए ही है और इसलिए ही है। पूरा बोलिए, अपने को क्या लगे जब मैंने बोल लिए के कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बोल ले कैसे हम पूरा अच्छा जेडन बारे में बोल रहे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में से ओकरा बारे में। अरे गधा चट्टा, वो हम तुमको समझाने के लिए लिख दिए हैं कि बकवास ना करो। अब लिख दिए तो भी दिक्कत है, नहीं लिखते एकर कहाँ है। अब समझो, अगला क्वेश्चन नहीं समझेगा तुम, पता है, इसलिए ध्यान से समझो, समझ जाएगा। ये नहीं समझा, कहता है एस्केनेडियम संक्रमण तत्व है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। अरे आप बाद में पढ़े हैं ना, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, एस्केनेडियम है। क्यों है? तो यहाँ वो बताए, यहाँ वो तो यही बताए गधा, यहाँ वो वही क्वेश्चन है। लोल बस आंसर का तरीका थोड़ा अलग है। संक्रमण तत्व कनन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं? कनन का मतलब होता है कि परमाणु को अलग करना, एंथैल्पी मतलब अलग करने में लगने वाला जो ऊर्जा रहता है। अच्छा ये बता तू, Mn का परमाणु संख्या कितना होता है? 25। लिखो 1s 2s 2p, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, ऐसे नहीं लिखते हैं। हाँ अच्छा 4s के बाद 3d आता है, तब 4p आता है। अच्छा 2 2 6 2 6 2 10 8 18 2 20 5 25, ठीक है।
यानी कि इसका ये आएगा 4s2 3d5। अरे कौन चीज समझाना चाहिए, वह तो भूल गए। हाँ, इसके डी उपकोष में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? पांच गो इलेक्ट्रॉन है इसके डी उपकोष में। पहले एक एक गो को क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहले एक तक गो को भरते हैं पूरा में, तब जाकर दोहरा के भरते हैं, लेकिन यहाँ पाँच है तो पाँच को भर दिए। जब होता कौन चीज है, जैसे दो गो एटम है, ठीक, दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो ये आपस में नहीं जुड़े। लेकिन अगर दो जगह एक गो इलेक्ट्रॉन है, एगो एटम ही है एगो एटम ही है, एकरा में एक गो है, तो ये दोनों आपस में कौन होगा? जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। अरे भाई ये दोनों क्यों नहीं जुड़ा, ये समझा? तो पहले से जुड़ा था, अब ये दोनों जुड़ेगा। अब इसके पास अगर और खाली है, अब देखो ये दोनों बात अलग है। ये एकलौता इलेक्ट्रॉन है, यो एकलौता इलेक्ट्रॉन है, यो एकलौता है, यो एकलौता है, तो दोनों कौन चीज होगा? आपस में जुड़ जाएगा। जितना ज्यादा रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक गो वाला इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा कस के जुड़ेगा। ये बात समझा? जितना कम रहेगा उतना कमजोर से जुड़ेगा, समझ रहे हो? उतना जितना ज्यादा रहते ना, मतलब कि अयुग्मित और युग्मित के हम बात कर रहे छियै। अगर युग्मित वाला ज्यादा है तो बहुत कमजोर से जुड़ल रहते एक दोसर के साथ। अगर अयुग्मित वाला है तो एक गो है तो एक गो दोनों आपस में जुड़ते, अंडरस्टैंड? तो जितना अयुग्मित वाला इलेक्ट्रॉन के संख्या ज्यादा रहते उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दोसर से जुड़ते, और ओकरा तोड़े के लिए भी उतना ज्यादा ही शक्ति लगते। वही क्वेश्चन यहाँ पर है। मतलब कोई सर्जी नहीं है कि? तो हम क्या है मैडम जी? तेरे चप्पल, अरे मोटी कर दो। वो भी तो देख रहा है, सीधे कोई बात नहीं का नाम से इज्जत नहीं करता क्या? अच्छा है जैसे बेटे जनों का कितना अच्छा तो भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं तबीयत बढ़िया होगा। चलिए समझते हैं कनन एंथैल्पी। तो कनन एंथैल्पी, संक्रमण तत्व कनन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों होते हैं? संक्रमण तत्व के कनन एंथैल्पी का उच्च मान क्यों होता है? दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट तो हम समझा दिए। जो संक्रमण तत्व होता है उसका कनन एंथैल्पी ज़्यादा। कनन एंथैल्पी मतलब समझा कि परमाणु को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगा, जो परमाणु जुटा हुआ है उसको कनन एंथैल्पी बोले। तो बताओ जो संक्रमण तत्व है उसका कनन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होता है? अपनी बोल लिया झूठे में नहीं लगते, झूठे से अपना मतलब के तोड़े से ना अपना तोड़ रहा छे ना। चलिए समझते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण
तत्व कनन एंथैल्पी के उच्च मान क्यों होते हैं? पहले कनन एंथैल्पी हम समझाए कि परमाणु को अलग करना कनन कहलाता है। एंथैल्पी मतलब अलग करने में जो ऊर्जा लगेगा उसको एंथैल्पी बोले। तो कनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो परमाणु है उसको अलग करने में जितना ऊर्जा लगेगा उसको कनन एंथैल्पी बोल रहे हैं। अब संक्रमण तत्व का कनन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संक्रमण जितना भी तत्व होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ना। अरे भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संक्रमण तत्व में ज़्यादा होता है ना, मतलब कि वो ज़्यादा अधिक जोर से जुड़ा होगा, अधिक प्रबल रूप से जुड़ा होगा, प्रबल बंध से जुड़ा होगा। वो प्रबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब बहुत हीन। तो प्रबल बंध से जब जुड़ा है तो उसको तोड़ने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा, जब शक्ति के साथ जुड़ा है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना। अरे ऊर्जा का ही नाम एंथैल्पी होता है। तो जब ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है तो बस ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। यहाँ पे संक्रमण तत्व को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। ठीक, समझे? चलिए, संक्रमण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक बंध, अच्छा जितना भी संक्रमण तत्व है ना, डी ब्लॉक का तत्व है ना, उसको कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा तत्व कहते हैं? धातु। तत्व 3 प्रकार का है, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो डी ब्लॉक का तत्व है उसमें सिर्फ धातु होता है, तो इसलिए उसमें धात्विक बंध बनता है जो कि प्रबल होता है। अतः इनके परमाणु को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। वही बात जो हम समझाए हैं उससे बाहर एक बात नहीं जाएगा, इसलिए इनकी कनन एंथैल्पी अधिक होती है। कॉन्सेप्ट समझा? देखो बात बहुत सिंपल है कि जो संक्रमण तत्व होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए इसी कारण उसमें धात्विक बंध बनता है। धात्विक बंध ही क्यों बनेगा? क्योंकि जो डी ब्लॉक का तत्व है वो धातु है, इसलिए उसके बीच जो बंध बनेगा उसको धात्विक बंध बोल देते हैं। ठीक, प्रबल होता है, प्रबल मतलब बहुत मजबूत वाला बंध होता है। धात्विक बंध बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। जो मजबूत है तो तोड़ने के लिए भी तो मजबूत शक्ति चाहिए। अतः इनके परमाणु को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी कनन एंथैल्पी अधिक होती है। देखो 12th है बाबू, अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है 11th भी, तो कुछ ऐसा शब्द मिलेगा जो अभी तक नहीं सुना होगा, तो उसके साथ अंडरस्टैंड करो, उसके साथ रिश्ता बनाओ, उससे प्यार मोहब्बत करो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं तो भाई ऐसे झोला लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन जैसा चलता है चलता रहेगा, परिवर्तन नहीं आला होगा। समझना है तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। आइए, श्रेणी के एस्केनेडियम से, एगो श्रेणी है जिसमें कि एस्केनेडियम से लेकर के जिंक में होता है नहीं है। एगो संक्रमण तत्व का श्रेणी सबसे फर्स्ट वाला ऊपर वाला रो को, जिसमें कि एस्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक सब होता है, जिंक तक रहता है। में जिंक का कनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। अच्छा बताओ, ये जो पूरा श्रेणी है इसमें कनन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे अधिक अंतिम वाला में होगा। लप्पर देंगे ना, क्योंकि डी, इसका डी उपकोष भरा हुआ है। ये अयुग्मित, सॉरी युग्मित है, युग्मित है तो ज़्यादा लगेगा ऊर्जा तोड़ने के लिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में लगेगा? एकरा में लगेगा। सबसे कम ऊर्जा किस में लगेगा? एकरा में। तो तुम तकनीक कैसे बोल देते? अब कॉन्सेप्ट समझा, गलती करना भी जरूरी है। समझ में आया कि इसमें ज़्यादा ऊर्जा क्यों लग रहा है, इसमें कम ऊर्जा क्यों लग रहा है? यही बात था कि सबसे कम ऊर्जा एंथैल्पी, कनन एंथैल्पी जिंक में क्यों लगता है। कनन एंथैल्पी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अभी पिछले अथी पे हम लोग समझे थे, पिछले स्लाइड में, कि जो कनन एंथैल्पी है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर कनन एंथैल्पी किसी का ज़्यादा है, उच्च है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अगर कनन एंथैल्पी किसी का कम है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। बात समझ रहे हो? अगर किसी का D10 है मतलब उसका कनन एंथैल्पी ज़्यादा है या कम है? कम है। बहुत अच्छा। तो कनन एंथैल्पी समानुपाती हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, जो हम अभी पढ़े। अयुग्मित मतलब युग्म के साथ नहीं है, जो जोड़ाव के साथ नहीं है, जो अकेले है, दुकेले वाला नहीं, अकेले वाला। जिंक का विन्यास चूंकि इतना होता है, अतः इसके
पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो डी के पास 10 पूरा है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका कनन ऊर्जा सबसे कम होता है। बस वही बात जो हम लोग समझ में आया। कोई बाहरी बात किताबी भाषा नहीं लिखे हैं, वो भाषा लिखे हैं जो तुम समझो। ऐसे संक्रमण, अगला क्वेश्चन, ऐसे संक्रमण तत्व, अब ये कहते हैं ठीक है, मारिए बाबू, पहले उठा दे। कलम छिए बताओ कनन एंथैल्पी क्या है? क्या है ना, उसको नहीं मारे तो तुमको मार। मतलब एक थोड़ा तो कम ज्यादा ऊर्जा लगते हैं। तुम ये क्यों सोचते हो तुम नहीं बता पाओगे, सर जी के साथ नहीं बोल पाओगे, ये क्यों सोचते हो? पहले तो ये सोचना बंद करो तुम, उसके बाद हमको जवाब दो। हाँ तो तुम क्या बोले? कनन एंथैल्पी अब ये बता के निकले कि भाई जो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है उसको तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगा वही कनन एंथैल्पी है। अब इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। कनन एंथैल्पी का मतलब सिर्फ इतना है कि परमाणु को तोड़ने में जितना ऊर्जा लगेगा वो कनन एंथैल्पी है। अब कौन सा तत्व है उसमें क्यों लग रहा है ज़्यादा ऊर्जा, इस पे क्वेश्चन आएगा, तब बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें इतना है इसलिए इसमें कम लग रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें इतना है तो फलना ढिमकाना जो भी तत्व है। समझ में आया? कह दो ना, कुछ समझेबे नहीं किए हैं, कह दो ना। ऐसे संक्रमण तत्व, साला विद्यार्थी चेक पागल सब चीज है। वो हमार क्लास नहीं छोड़े खड़ा करके इतना मारथिए ना। क्या बोल रहा है अभी? मुँह से आवाज के करा, मुँह से निकले रहे ओकरा इन्हें भेजी तो क्या करे? मुँह से आवाज निकल रहा अभी ना, अभी बालदेव तोड़े दो माछी साला एक क्वेश्चन के 3 बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं, सोचते हैं फिर प्रेशर हाई हो गया। जोर से नहीं बोलो, धीरे से बोलो, ठीक है। ऐसे संक्रमण तत्व का मान बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। ऐसा संक्रमण तत्व का नाम बताना है जिसमें कि परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। हम लोग अभी देखें कि जो स्केनेडियम से जिंक तक का तत्व है इसमें कहीं ना कहीं पे 2 रहेगा, कहीं पे 3 रहेगा, कहीं पे 4 रहेगा, कहीं पे +7 रहेगा, +7 हेगरा पर होता है, +3 रहेगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं लेकिन ऐसा ही होता है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। लेकिन पूछ कौन ची रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसमें कि परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ये बताना है। कौन सा है? संक्रमण तत्व में सामान्यतः अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, लेकिन स्केनेडियम केवल +3 प्रमुख अवस्था में पाई जाती है। स्केनेडियम का फिक्स है कि +3 में ही पाया जाएगा, और किसका? जिंक का भी +2 अवस्था फिक्स होता है। इसलिए स्केनेडियम और जिंक ऐसे तत्व हैं जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। अगर आपसे अगला सवाल या कहीं पे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता है, तो बताना है स्केनेडियम और जिंक। अगर पूछेगा कौन सा है तो इसके अलावा सब है जो डी ब्लॉक में है।
बताओ दू गो कोनो तत्व जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। आईटी परिवर्तनशील रहे छै। जिसका ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील है, तुम बताओ ना, उसको पूछे तो वही तो बताएगा। बताओ, याद करने का क्या बात है, इसको छोड़ के सब है, अभी बताए, इसको छोड़ के सब है। वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सब तो है यार, जितना भी। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों? संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी में कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और क्यों? कौन सा तत्व का सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होता है? हाँ, ये अरे आंसर देख लिया यार अभी, लेकिन हम यहाँ बताए थे। हाँ, तो इसका मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है। मैग्नीज बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसमें 4s और 3d कक्षक के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है और मैग्नीज का विन्यास 3d5 और 4s2 होता है। इसके कारण मैग्नीज 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इस प्रकार मैग्नीज का +7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। कैसे? जो मैग्नीज होता है उसमें ये होता है उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 गो यहाँ से निकाल सकता है, 5 गो यहाँ से निकाल सकता है, तो क्या हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। तो 7 गो इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। अक्सर 2, 3, 4 होता है, लेकिन इसका 7 है तो सबसे ज़्यादा है। किसमें? डी ब्लॉक के तत्व का मैग्नीज। समझ में आया? मैग्नीज का कहते हैं परमाणु, देखो है ना, अरे गधा 4s2 और 3d है? वैसे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना चाहिए, वहाँ सिर्फ समझावल चाहे छियै कि 4s2 और 3ds दोनों आपस में बहुत नज़दीक रहे छे और यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन दे सके छे, यहाँ 5 गो इलेक्ट्रॉन दे सके छे। यहाँ इलेक्ट्रॉन दै ले बात हो रहा है। ठीक, ठीक से तो यहाँ पहले लिख लो। ठीक, सुकून मिल रहा या तो लिखने चाहिए गलती, तो ही गलती लिखने चाहिए। पहले 3 कक्षा आए थे या पहले 4 कक्षा आए थे, तो गलती केना छै? पहले जब मान पूरा होबे नहीं करते त अगला कैसे चले? तो यार सर भी तो ये कह रहा है। हाँ, एक जो होल छे, जबकि और कोई अरे नहीं 4s तो पहले ही है, तो यो बात सही छै। पहले टिक वाला पूरे ने चौथी टिक में आगे कैसे जाने होई छै? ये 4 कक्षा में ये डी ब्लॉक में ना नहीं होई छै। डी ब्लॉक में एगो कक्षा ओकरे रहे छै, बाहरी कक्षा ओकरो कहे छी, एगो अंदरो वाला कक्षा के 2 गो रखल जाए छै। बहुत अच्छा बात। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या सब जाने आज। ठीक है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग समझे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है और इसके अंतिम उपकोष जो होता है डी कक्षा का 10 भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। हम लोग जाने कि जो सिल्वर होता है वो उसमें पूर्ण भरित ऑक्सीकरण संख्या नहीं, उसमें पूर्ण भरित डी का उपकोष होता है, उसके बावजूद भी उसको संक्रमण तत्व माना जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब ऑक्सीकरण संख्या बदल करके मान रखते हैं तब जा करके मतलब कि उसका जो उपकोष है 9 हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक, स्कैंडियम तत्व है जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। स्कैंडियम जो संक्रमण तत्व है और जिंक क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर यहाँ ही बता दिए, क्योंकि स्कैंडियम का
जो डी उपकोष होगा वो उसमें 10 मान नहीं होगा, उससे कम होगा, पूर्ण भरित रहेगा, जबकि जिंक पूर्ण भरित है इसलिए वो नहीं होगा। संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी का उच्च मान क्यों दर्शाता है? क्योंकि उसका जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज़्यादा है इसलिए। वो क्वेश्चन पर बकवास नहीं करे, आगे बढ़े छिए। श्रेणी स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक, जिंक में कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है तो जिंक में सबसे कम हो क्या हो समझ के लिए। ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताना है जिसमें कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होता है, तो यह स्कैनेडियम और जिंक। संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी में कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? क्यों? तो मैग्नीज। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 3D5 और 4s2 होता है, जहाँ से कि 5 और 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।